चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 4 शुरू करें। जो चैप्टर का नाम है जर्नल। जर्नल ये चैप्टर आपके अकाउंट का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। अकाउंट का सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर ही नहीं, मतलब समझो कि पूरे अकाउंट की थियरी वो इसके ऊपर टिकी हुई है जर्नल पे। आपने अगर ये चैप्टर यहाँ पर अगर अच्छी तरह से समझ लिया ना, ऐसे समझो अकाउंट में अगर ये जर्नल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया ना, तो समझो आगे के लिए पूरे अकाउंट के लिए जब तक आप लोग अकाउंट करोगे 11 12, उसके बाद अगर बीकॉम कर रहे हो एमकॉम कर रहे हो, तब तक आपको अकाउंट बहुत इजी लगेगा अगर ये जर्नल आपके समझ में आ गए तो, क्योंकि इसके ऊपर ही पूरा अकाउंट टिका हुआ है। लेकिन अगर यहाँ प्रॉब्लम हुई ना, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आगे भी होती रहेगी। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर काफ़ी अच्छी तरह से समझना। अब ये चैप्टर जो शुरू करें जर्नल, तो सबसे पहले समझें कि जर्नल क्या कहते हैं। व्हाट इज जर्नल बुक? ये जर्नल का मतलब क्या कहते हैं हम लोग। देखो, जब कोई बिजनेसमैन होता है ना, मैं शुरुआत एक छोटे से शॉपकीपर से करता हूँ। आपके घर के आसपास बहुत सारे छोटे बड़े शॉपकीपर्स होंगे। तो वो जो भी पूरे दिन में ट्रांजेक्शन्स करते हैं ना, जो भी पूरे दिन में कामकाज करते हैं ना, तो उसको पहले एक रफ बुक में लिखते हैं। कि जैसे किसी को सामान बेचा, किसी से सामान खरीदा, किसी को पैसे दिए, किसी को उधार दिया, कुछ भी जो भी कुछ होता है ना, तो उसे जो है वो पहले एक रफ बुक में लिखते हैं। वो उनकी रफ बुक होती है। लेकिन फिर डे के एंड में या जब उनको टाइम मिले तब उस रफ बुक में से एक दूसरी प्रॉपर बुक में वो सब ट्रांजेक्शन्स रिपीट करते हैं, अच्छी तरह से लिखते हैं। सपोज एज अ शॉपकीपर अगर मैं ही हूँ, तो मैंने अगर जो है वो पहले पूरे दिन में जो भी कामकाज किया, अब मैंने पूरे दिन में समझो मेरी शॉप पे जो है वो ये 100 ग्राहक आते हैं, तो किसी को बेचा तो मैं अपनी बुक में खाली रफ में लिख दूंगा इतने रुपए का सामान बेचा। किसी को उधार दिया तो इसको उधार दिया है, कैसे रफ में लिखते हैं। लेकिन फिर दिन जब एंड होगा ना, तो पूरी जो वो रफ बुक थी ना, उसको मैं एक प्रॉपर बुक में उतारूंगा। वो जो प्रॉपर बुक कहलाती है ना, ये प्रॉपर बुक जर्नल बुक होती है हमारी। आपकी जर्नल बुक प्रॉपरली ऐसे ही आती है जैसे ये फोटो में दिया हुआ है। पहले के टाइम में ऐसे आती थी कि जिसमें प्रॉपर बॉक्सेस बने हुए होते थे। यहाँ पे ऐसे आती है कि जिसमें ये बॉक्सेस में डेट, यहाँ पर ये पहले डेट लिखना, फिर एंट्रीज लिखना, उसके बाद यहाँ पर कुछ नोट लिखना, और यहाँ पे अमाउंट्स लिखना। कि ऐसे ये जर्नल बुक तैयार होती है। ये जर्नल बुक में हम लोग हमारी छोटी बड़ी हर एक एंट्री इसमें प्रॉपरली करते हैं। और इस जर्नल बुक के सहारे ही फिर साल के एंड में साल के एंड में जब फाइनल अकाउंट तक बनता है ना, साल के एंड में जब हमें पता करना हो कि पूरे साल में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसका बेस ये जर्नल बुक से ही होता है। आप लोग आगे के चैप्टर में देखोगे कि इस जर्नल बुक के हिसाब से ही फिर लेजर बनते हैं। क्या लेजर, वो हम लोग आगे देखेंगे कि उसके ऊपर से ही लेजर बनते हैं। लेजर पर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है, और ट्रायल बैलेंस पर से ही फिर फाइनल अकाउंट तैयार होता है। ये सब आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। तो ये जर्नल बुक है ना, आपका बेस है। अगर आपने जर्नल बुक में ही गलत एंट्रीज की है ना, या ऐसे ही अगर गलत बनाया है ना, तो आगे की सभी बुक्स वो गलत बनेगी। ठीक है ना, तो ये अकाउंट का बेस कहलाता है। इसके बारे में और जानना हो ना, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल बुक, कि जर्नल बुक है ना वो ओरिजिनल बुक कहलाती है, क्योंकि ये अकाउंट की सबसे पहली बुक हुई। इसी पर से ही बाकी सब बुक तैयार होती है ना, तो ये सबसे पहली बुक और सबसे ओरिजिनल बुक ये कहलाई। दूसरा, ड्यूअल इफेक्ट। जर्नल बुक में जो भी एंट्रीज होती है ना, वो ड्यूअल इफेक्ट के हिसाब से होती है, मतलब डेबिट क्रेडिट के हिसाब से। हर किसी की दो एंट्री, आपने सेकंड चैप्टर में सीखा था ना कि हर चीज़ की दो एंट्री होती है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स की कभी भी एक एंट्री नहीं होगी। अगर हमने कुछ सामान खरीदा, तो एक तरफ से सामान खरीदा, दूसरी तरफ से पैसे दिए, बरोबर ना, तो हमेशा दो साइड एंट्री होती है ना, एक तरफ बिल्कुल भी नहीं। और जर्नल बुक में हर किसी की दो दो एंट्रीज होगी। उसके बाद आता है टू कॉलम फॉर अमाउंट। जर्नल बुक में
हर अमाउंट लिखने के लिए दो कॉलम बनी हुई होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट की। डेबिट की अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। आपने सेकंड चैप्टर में जैसे डेबिट और क्रेडिट के रूल्स देखे थे ना, यहाँ पर अमाउंट उसके हिसाब से लिखी जाती है। ऑर्डर ऑफ डेट कि यहाँ पर जर्नल बुक में एक डेट के लिए भी एक कॉलम बनाई जाती है कि जिसमें इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना वो डेट वाइज होते हैं। जर्नल बुक में कभी भी ऐसा नहीं होता कि पहले 10 तारीख की एंट्री कर दी, उसके बाद फिर 2 तारीख की एंट्री करते हैं, उसके बाद फिर 7 तारीख की एंट्री करते हैं, आगे पीछे डेट कभी नहीं। जर्नल बुक में हमेशा एंट्री डेट वाइज होती है, पहली तारीख की, दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे लाइन वाइज एंट्रीज होती है हमेशा। एंड नरेशन, ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। जर्नल बुक में जो भी एंट्रीज करते हैं ना, उस एंट्रीज में हर एंट्री के बाद नरेशन लिखा जाता है। नरेशन मतलब एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है कि ये एंट्री किसके बारे में है। ठीक है, कि जैसे चलो मैंने एक एंट्री की हो कि भाई मैंने एक ऐसी एंट्री की कि मैंने किसी से कैश में परचेज किया, किसी से मैंने कैश में 10,000 का सामान खरीदा, तो मैं एंट्री कर दूंगा कि भाई एक कैश अकाउंट बनेगा, एक परचेस अकाउंट बनेगा। लेकिन किससे खरीदा वो मुझे याद ही ना हो तो वो चीज़ यहाँ नरेशन में लिखी जाती है। ठीक है ना, नरेशन में छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि ये कोई भी एंट्री जो है वो किसके बारे में की गई है। ये सब चीज़ें हम लोग सम्स में देखेंगे प्रॉपरली प्रैक्टिकली। ठीक है, अब ये जो जर्नल बुक तैयार की जाती है ना, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस मतलब फ़ायदे क्या क्या हैं। कि सबसे पहला फ़ायदा तो ये है, ये बुक तैयार करने का क्यों तैयार की जाती है कि बिना ये बुक तैयार किए भी तो चल सकता है ना, लेकिन क्यों तैयार करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा, ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, के जर्नल बुक में है ना कि हर तरह के अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं, सभी लिखे जाते हैं। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन बाकी नहीं रहता, मतलब कहीं पे 1 रुपया भी आपने किसी को दिया ना तो वो भी जर्नल बुक में लिखते हैं। ठीक है ना, हाँ, अकाउंट, प्रॉपर अकाउंट उसे ही कहते हैं कि जहाँ पे एक एक रुपए का भी हिसाब किताब होता हो। आपने 1 रुपया भी किसी को दिया हो तो वो भी जर्नल बुक में लिखा जाता है। तो ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स के इसमें सभी एंट्रीज होती हैं, तो जिसकी वजह से हमारे बिजनेस की रियल इन्फॉर्मेशन मिलती है। और उसके बाद का ये ना डिटेल इन्फॉर्मेशन कि इस जर्नल बुक से ही हर एक चीज़ सिस्टमेटिकली अच्छी तरह से लिखी जाती है। तो आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए ना तो वो डिटेल में मिल जाएगी। 1 महीने बाद भी आपको याद आता हो कि यार मैंने लास्ट मंथ किससे सामान खरीदा था, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ किस में से मिलेगी पता है आपको, जर्नल बुक में से। क्योंकि रफ बुक जो होती है ना, वो रफ बुक तो आप शायद कोई कोई इंसान तो हर एक दिन के बाद कोई फाड़ देता है, कोई हफ्ते महीने के बाद, तो रफ बुक में तो जैसे तैसे लिखा हुआ होता है। लेकिन जर्नल बुक में हर एक चीज़ पूरे डिटेल में लिखी गई होती है। तो आपको कभी भी जो है वो कोई चीज़ की ज़रूर हो तो वो जर्नल बुक से मिलता है। वही थर्ड में भी लिखा है ना, इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर के लिए भी ये चीज़ काम आती है। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनके वहाँ पे देखा करो कि सालों की जर्नल बुक्स उनके पास पड़ी हुई होती है, सालों की। एक आध महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, सालों की, 10-10 सालों की जर्नल बुक भी उनके पास होती है कि कभी 2 साल पहले भी किससे कौन से महीने में क्या खरीदा था, तो वो सब चीज़ें जर्नल बुक में मिलती है। तो फ्यूचर में कभी भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो इनके लिए ये जर्नल बुक ज़रूरी है। इजी फॉर पोस्टिंग, जर्नल बुक में है ना, जर्नल बुक में हर एक अमाउंट लिखने के लिए दो कॉलम होती है, डेबिट एंड क्रेडिट की अमाउंट, कि जिसकी वजह से जो है वो इजीली पोस्टिंग करना, मतलब एंट्रीज करना भी जर्नल बुक में बहुत इजी है। सिंपल सा होता है कि कहीं पे जैसे आपके रूल्स के हिसाब से, जो हमारे अकाउंट के गोल्डन रूल्स थे सेकंड चैप्टर में देखे थे, उनके हिसाब से इसमें भी एंट्री करनी है। तो कहाँ डेबिट करना है कहाँ क्रेडिट करना है वो इजीली हो जाता है जर्नल बुक में। सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, इसमें रिकॉर्डिंग भी हमेशा सिस्टमेटिकली होती है कि डेट वाइज होती है ना, मैंने बताया ना आगे पीछे डेट जर्नल एंट्रीज में नहीं लिखी जाती, हमेशा डेट वाइज जो है वो रिकॉर्डिंग होती है। तो इसकी वजह से कभी भी आगे जब इसके ऊपर काम करना है ना तो इजी रहता है। एंड एरर लेस अकाउंट, कि जर्नल बुक्स पर से ही, जैसे मैंने बताया कि इस पर से ही आगे लेजर बनते हैं, ट्रायल बैलेंस बनता है, फाइनल अकाउंट तक बनता है।
तो अगर जर्नल बुक प्रॉपरली लिखी है ना तो इसी पर से ही बाकी सब बुक्स भी बनेगी। तो अगर जर्नल बुक में एंट्री कोई एरर नहीं है ना तो आगे भी कभी पूरे साल में कोई एरर आएगा नहीं। तो इसलिए इनके थ्रू एक एररलेस अकाउंट लिखा जाता है। ठीक है, तो अब ये तो थियरी हुई। अब चलते हैं प्रैक्टिकली, जर्नल बुक के बारे में प्रैक्टिकली अब समझते हैं। तो जर्नल बुक में आपको आपकी बुक में एंट्रीज कैसे करनी है, तो हम लोग एक स्पेसिमेन समझें इसका। स्पेसिमेन मतलब कि एक ये नमूना है, एक खाली मॉडल बना हुआ है कि आपको बुक में कैसे एंट्री बनानी है। तो बुक में कभी भी जर्नल की एंट्री करोगे ना आप लोग, तो उसके लिए पूरी बुक में आपको ऐसी कॉलम्स बनानी होगी। पूरे पेज पे आपको ऐसे बॉक्स बना देने होंगे, जिसमें पहला बॉक्स बनेगा डेट का, पहला बॉक्स डेट का बनेगा। ठीक है ना, वो छोटी सी लाइन होती है डेट की, कि जहाँ पे डेट लिखने के लिए कौन से साल का है और कौन से महीने का है वो पहले लिख देते हैं, कि जैसे 2015 जनवरी, और फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 जो भी डेट हो ना वो डेट वहाँ पे लिखते जाते हैं। देखो एक चीज़ सुनो बेटा ध्यान से, अकाउंट लिखना इसका मतलब एक सिस्टमेटिकली जो है वो हमें हर काम करना है। अकाउंट लिखने के लिए पूरा डिसिप्लिन चाहिए। आप लोग ऐसा नहीं कि हमें जो जर्नल एंट्रीज करनी है तो वो तो रफ में कर दें हम लोग, या जैसे तैसे लिख दें, तो वो अकाउंट नहीं होता। अकाउंट मतलब डिसिप्लिन, जो जिस तरह से लिखा हुआ है उसको वैसे ही लिखना है। कि मतलब कि जैसे डेट यहाँ पे है तो उसको 2015 जनवरी 1, या उसको तो मैं जैसे तैसे लिख दूँ, एक ही लाइन में लिख दूँ, या यहाँ पे जो है वो ये डेबिट क्रेडिट जैसे लिखा हो तो उसको मैं यहाँ लिखूँ या वहाँ लिखूँ तो चल जाता है। बेटा वो पहले चल जाता था या दूसरे सब्जेक्ट्स में चल जाएगा कि जिसको जहाँ वहाँ लिखने पर चल जाए, कि यहाँ पे पहले क्रेडिट लिख दूँ फिर डेबिट लिख दूँ, क्या वो अमाउंट तो लिखी हुई है ना। नहीं, अकाउंट में ऐसा नहीं चलता। अकाउंट में हर चीज़ डिसिप्लिन वाइज होनी चाहिए, समझ रहे हो। और इसमें भी जो रूल्स हैं जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आपको हर एक सम में लिखना है। जैसे सबसे पहली कॉलम डेट की बनती है, उसमें जो मंथ और ईयर हो ना वो पहले लिख देते हैं, जैसे 2015 जनवरी, फिर डेट 1 2 3 4 5 6 ऐसे हर एक एंट्री। दूसरी कॉलम आती है पर्टिकुलर की, ये कॉलम थोड़ी बड़ी होती है क्योंकि इसमें ही आपको मेन एंट्री करनी है। हर सम में दो एंट्री होगी ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। जो डेबिट की एंट्री हो ना तो उसको ऐसे लिखते हैं, या जिसका भी नाम हो, जैसे अगर परचेज किया है तो परचेज अकाउंट, फिर यहाँ कॉर्नर पे लिखते हैं डेबिट, परचेज अकाउंट लिखते हैं खास, फिर यहाँ कॉर्नर पे डेबिट। और जो क्रेडिट पे लिखते हैं ना तो उसके लिए क्रेडिट CR नहीं लिखते, उसके लिए लिखते हैं टू, फिर जो नाम हो, समझो कैश में है तो टू कैश अकाउंट। हमेशा ऐसे कि यहाँ पर पहले जो भी नाम हो ना, डेबिट यहाँ कॉर्नर पे, और आगे थोड़ी स्पेस छोड़कर फिर टू लिखा जाता है। ये अकाउंट लिखने की मेथड है, मैं यही बोल रहा हूँ बेटा कि यही ध्यान से लिखना है। और नीचे जो है वो नरेशन लिखा जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। कैसे, तो आगे बीइंग लिखकर फिर ब्रैकेट में नरेशन लिखते हैं। ये तो सम्स में तो प्रॉपरली पता चलेगा, लेकिन ये सिर्फ रूल्स बता रहा हूँ। फिर ये लिखा जाता है LF नंबर। LF नंबर मतलब कहते हैं लेजर फोलियो नंबर, लेजर फोलियो नंबर। देखो यहाँ पे ऐसा है कि ये जर्नल है ना, इस जर्नल पर से बनता है लेजर, जो आपके आगे के चैप्टर्स में आएगा, 5 6 7 चैप्टर्स में आगे होगा। ठीक है, तो जर्नल पर से लेजर बनता है, तो उस पर से जो लेजर बनता है ना तो उस लेजर का नंबर भी, लेजर फोलियो या तो कहो लेजर बुक नंबर, वो यहाँ लिखना होता है। ये चीज़ आपके आगे के चैप्टर में एकदम क्लियर होगी। अभी अगर आपको सम में दिया हो ना कि LF नंबर लिखना है तो यहाँ नंबर लिखना, नहीं दिया हो तो नहीं लिखना है, लेकिन कॉलम तो बनानी है, ये लाइन तो बनानी है, फिर भले ब्लैंक छोड़ देना ये लाइन। और यहाँ लिखा जाता है डेबिट और क्रेडिट, कि यहाँ जो डेबिट है ना, ये डेबिट वाली जो लाइन लिखी ना उसके सामने डेबिट वाला अमाउंट, और जो ये क्रेडिट वाली लाइन लिखी ना उसके सामने क्रेडिट का अमाउंट लिखते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। अब जो इनकी एंट्री करनी है ना
वो एंट्री कैसे करनी है पता है? वो एंट्री हमारे अकाउंट के गोल्डन रूल्स के हिसाब से ही। मैं एक बार फिर से आपको सेकेंड चैप्टर के गोल्डन रूल्स रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि इनके हिसाब से ही आपको इसमें एंट्री करनी है। अगर आपको गोल्डन रूल्स याद नहीं होंगे तो ये एंट्रीज भी आपकी नहीं होगी। याद है आपको गोल्डन रूल सेकेंड चैप्टर के? एक बार फिर से उसे देख लें। तो ये इन गोल्डन रूल्स में आते हैं कि हमारे 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। 3 तरह के अकाउंट आते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में आते हैं सब पर्सन के नेम, या तो हमारे ऑनर की बातें भी, ऑनर का नेम भी वो इसमें आ जाता है, सब तरह के पर्सन के नेम। या उसके अलावा कोई कोई जो है वो ये इंस्टीट्यूशन हो, कोई कॉलेज, कोई स्कूल, कोई कंपनी, कोई बैंक, उसका भी नाम, किसी का भी नाम आता हो ना, तो वो पर्सन में आता है। और पर्सन का रूल क्या बताता है? उसका रूल बताता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या आता है उसका रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कोई भी अगर रिसीव करता हो तो उसे डेबिट में लिखेंगे, कोई भी गिवर हो मतलब अगर कोई देता हो कुछ तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे। देखो आपको जर्नल में हर डेबिट और क्रेडिट लिखना है ना, वो इसी रूल्स के हिसाब से लिखना है। ये रूल्स माइंड में बिठा लेना कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आते हैं हर तरह के माल सामान, गुड्स और एसेट्स, वो सब रियल अकाउंट में आते हैं। और उसके लिए रूल्स आते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब अगर कुछ भी चीज़ आती हो ना आपके पास तो उसे डेबिट कहते हैं। भाई कुछ सामान आया, पैसे आए, फर्नीचर आया, कुछ भी अगर बिजनेस में आए ना तो डेबिट में लिखते हैं। एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि कुछ भी अगर जाए ना तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक है, पैसे गए, सामान गया, कुछ भी अगर जा रहा हो ना बिजनेस से तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। और आखिरी में आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंस और इनकम के लिए, एक्सपेंस एंड इनकम, कि जिसमें कोई भी तरह का एक्सपेंस या लॉस होता हो ना, कोई भी तरह का एक्सपेंस हो, कोई भी तरह का लॉस होता हो ना, तो उसे डेबिट में लिखते हैं। एंड कोई भी तरह की इनकम या कोई भी तरह का गेन, फायदा होता हो तो उसे क्रेडिट में लिखते हैं। डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट इनकम एंड गेन्स, ऐसे ना। तो देखो ये 3 और उनके जो है वो ये रूल्स, ये 3 अकाउंट और उनके ये रूल्स अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना। ये रूल्स ऐसे याद होने चाहिए कि आपको कोई नींद में से उठाकर पूछे ना कि रियल अकाउंट का रूल बताओ तो भी याद होना चाहिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ सच में, हाँ इसको ऐसे ही याद करना है आपको। और इसका एक इजी मेथड आपको बताऊँ ना, कि कोई भी सम हो ना, डेबिट और क्रेडिट 2 चीज़ें आती हैं। तो उसमें अगर आपको ये डेबिट भी आपको मिल जाए या कोई क्रेडिट भी मिल जाए तो समझो दूसरा तो मिल ही जाता है ना आपको। ठीक है ना? तो ये रूल्स अच्छी तरह से याद रखो, फिर आपको सम्स में तो शॉर्ट मेथड्स काफ़ी सारे बताऊंगा मैं। समझ में आ गए रूल्स? अब जो सम शुरू करें। अब देखो, अब यहाँ पे एक ऐसा है कि मैं सम्स तो फाइनल एक्सरसाइज के ही डायरेक्ट करवाऊंगा, लेकिन उनको लिखना कैसे है ना, मैंने बताया अकाउंट लिखना है मतलब डिसिप्लिन से लिखना है। तो लिखना कैसे है ना, उसके लिए आज पहले एक छोटा सा इलस्ट्रेशन देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन, वो इलस्ट्रेशन है ना, जिससे सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आपको प्रॉपरली लिखना कैसे है और कैसे रूल्स, ये रूल्स कैसे यूज़ करने हैं। फिर मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट जो है वो सम्स लिखूँगा और आपको समझाता जाऊँगा फिर। तो अभी पहले जो एक इलस्ट्रेशन लिखना है, हमें समझना है, वो उसका क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में देखना है। तो अब आगे एक चीज़ के लिए 5-10 मिनट के लिए आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठो। आपकी टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन 1 है जो पेज नंबर 59 और 60 पे है, आधा आधा है, 59-60 पे। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक की। तो आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 59 पे एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है जिसका मैंने यहाँ पे सिर्फ आंसर ये पेस्ट किया है। ठीक है ना, वो फोटो रखा है। क्यों फोटो रखा है पता है? कि जिससे आपको पता चले कि प्रॉपरली आपको लिखना कैसे है। तो वो टेक्स्ट बुक में आप क्वेश्चन देखो, मैं यहाँ पे आपको आंसर समझा रहा हूँ।
देखो आपके इलस्ट्रेशन में पहला जैसे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 1 के रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द जर्नल बुक ऑफ प्रिया के उसमें 2014 मार्च और उस मार्च में जो जो एंट्रीज हुई है वो एंट्री लिखी गई है, डेट 1, 4, 7, 12, 15 ऐसे लिखा हुआ है ना उसमें, बरोबर। तो अब उनमें आपको इसका आंसर कैसे लिखना है वो समझो कि सबसे पहले ये आप किसके लिए लिख रहे हो, किसकी बुक है, तो नाम ऊपर दिया हुआ है जर्नल बुक ऑफ प्रिया, तो सबसे ऊपर ये हेडिंग लगाते हैं कि जर्नल बुक ऑफ प्रिया। उसके बाद ये टेबल तैयार करते हैं, ये टेबल आपके पेज पे पूरा ये टेबल तैयार करना कि जिसमें डेट, पर्टिकुलर, एलएफ नंबर, डेबिट और क्रेडिट, ये टेबल आप बुक में तैयार करना, ठीक है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे के जो सम्स होंगे ना एक्सरसाइज के सम्स, उसमें मैं ये टेबल नहीं बनाऊंगा, मैं सीधी एंट्री बताऊंगा आपको, बराबर। इसलिए मैं इसमें बता रहा हूँ कि हर सम में आपको ऐसा टेबल बनाना है। और अब यहाँ डेट शुरू करेंगे कि सबसे पहले ना यहाँ पे ईयर और मंथ लिख दिया करो पहले ही। आपके क्वेश्चन में है कौन सा है, 2014 मार्च है, और उसमें फिर नंबर 1 से शुरू करेंगे। अब देखो पहली एंट्री में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में क्या है कि गुड्स ऑफ 5000 इज परचेज ऑन कैश, गुड्स ऑन 5000 परचेज ऑन कैश ऐसे लिखा हुआ है। अब जो भी ट्रांजेक्शन हो ना, ध्यान से सुनना बेटा हर बात, कि जो भी ट्रांजेक्शन हो ना उसमें हमेशा 2 अकाउंट बनेंगे। तो यहाँ कौन से 2 अकाउंट बन रहे हैं वो पहले समझ लो कि यहाँ पर हमने सामान खरीदा कैश पे, कैश पे सामान खरीदा, तो एक अकाउंट बनेगा परचेस अकाउंट, वो पहले रफ में लिख दिया करो एंट्री से पहले कि एक परचेस अकाउंट बनेगा और एक बनेगा कैश अकाउंट, कैश में खरीदा है ना, ये मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ऐसे है तो देखना कि एक परचेस अकाउंट बनेगा और एक कैश अकाउंट बनेगा, बरोबर। फिर उसके ऊपर क्या डिसाइड करते हैं कि अब ये परचेस और कैश, तो इसमें कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट होगा वो रूल याद रखते हैं कि यहाँ पर हमने सामान खरीदा, सामान खरीदा मतलब उसको परचेस लिखते हैं, तो ये परचेस पहले कौन सा अकाउंट में आता है, पर्सनल अकाउंट में, रियल अकाउंट में कि नॉमिनल अकाउंट में, आगे गोल्डन रूल्स बोले ना आपको कि उसमें ये परचेस वो आता है रियल अकाउंट में, क्योंकि सामान आया ना, तो परचेस मतलब सामान आया कि गया, तो सामान आया, उसमें आया तो रूल क्या आता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मतलब परचेस अकाउंट कहाँ जाएगा, डेबिट में जाएगा, परचेस अकाउंट कहाँ आएगा, डेबिट में। और दूसरा कैश, दूसरा कैश है कि कैश कहाँ पर, तो कैश जो है वो ये भी रियल अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में ना, और यहाँ पे कैश आया कि गया, तो यहाँ पे कैश गया, पैसे गए हमारे, तो इसीलिए उसको लिखते हैं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो मतलब कैश गया अगर तो कैश को लिखेंगे क्रेडिट में, ठीक है। और अगर शॉर्ट में जानना हो ना, शॉर्ट में जानना हो ना तो ये चीज़ याद रखा करो कि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट में ही आता है। ये 2 अकाउंट पहले पता कर लिया करो कौन से 2 अकाउंट बनेंगे, उसमें से परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट में आता है और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट में आता है, परचेस हमेशा डेबिट में, सेल्स हमेशा क्रेडिट में। मैं कल के वीडियो में है ना एक शॉर्ट लिस्ट आपको दूंगा इसमें कि जिसमें कौन सा अकाउंट डेबिट में कौन सा अकाउंट क्रेडिट में ही आता है हमेशा, कि जिससे पता चल जाए आपको, ये एंट्री इजी होगी। मैंने बताया ना आगे तो मैं शॉर्ट मेथड्स बताऊंगा आपको। तो देखो परचेज तो डेबिट में ही आता है, तो अगर ये डेबिट में है तो मतलब समझो दूसरा क्रेडिट में ही जाएगा ना, दोनों डेबिट में तो आएंगे ही नहीं। तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे, जब डेबिट क्रेडिट पता चल जाए तो उसको लिखते हैं ऐसा कि परचेज अकाउंट डेबिट, देखो लिखने की मेथड कि यहाँ पर पहले ये परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट और डीआर थोड़ा दूर, और कैश अकाउंट क्रेडिट में लिखना है ना तो उसको लिखते हैं टू कैश अकाउंट, क्रेडिट मतलब टू से शुरू करते हैं और वो भी थोड़ी सी गैप छोड़कर, टू कैश अकाउंट, बराबर। और डेबिट के सामने डेबिट की अमाउंट लिखते हैं, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट। तो यहाँ पे हमने कितने का सामान खरीदा, खरीदा तो 5000 का ही ना,
तो मतलब डेबिट में भी 5,000 और क्रेडिट में कैश के सामने भी 5,000 रुपये। और उसके नीचे लिखते हैं ब्रैकेट में बीइंग। बीइंग मतलब नरेशन लिखते हैं। इस नरेशन में जो क्वेश्चन हो ना वो क्वेश्चन ही लिख दिया करो, जो क्वेश्चन है वही लिख दिया करो कि हमने क्या किया वो यहाँ लिखते हैं, तो जो क्वेश्चन है वही लिख दो, गुड्स ऑफ 5,000 परचेस ऑन कैश। ठीक है, ये नरेशन। और एक एंट्री खत्म होना तो उसके बाद ऐसी सीधी लाइन बना देते हैं, ये लाइन, उसके बाद फिर दूसरी एंट्री शुरू करते हैं। ये सब रूल्स हैं, देखो आपके एग्जाम में ना टीचर मार्क्स काटेंगे इसमें। एक सीधी लाइन, और वो लाइन भी सिर्फ पर्टिकुलर में, या LF डेबिट क्रेडिट डेट उसमें लाइन मत बना देना पूरी सीधी, सिर्फ पर्टिकुलर के लिए एक लाइन, फिर दूसरी एंट्री। अब दूसरी एंट्री क्या है, नंबर 4, मतलब 4th डेट में है। उसमें लिखा हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है कि गुड्स ऑफ 8,000 इज परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, कि अब नंदन से खरीदा है लेकिन क्रेडिट में, उधार पे खरीदा है। तो यहाँ कौन से दो अकाउंट बनेंगे कि देखो हमने खरीदा ना सामान, तो मतलब परचेस अकाउंट, एक क्या बनेगा परचेस। और किससे खरीदा हमने, नंदन से, है ना, किससे खरीदा हमने, नंदन से खरीदा, तो इसका मतलब दूसरा अकाउंट क्या बनेगा, नंदन अकाउंट बनेगा। ठीक है, तो एक परचेस अकाउंट और दूसरा नंदन अकाउंट, ऐसे बनेगा। तो इसमें कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, तो परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट में ही आता है, तो परचेस अकाउंट डेबिट में ही आता है तो परचेस को डेबिट में ही लिखेंगे। और दूसरा जो नाम है ना नंदन, तो वो डेबिट में आया तो उसका नाम नंदन वो क्रेडिट में जाएगा। सिंपल सी बात ना, बराबर ना। यहाँ अगर आप लोग ऐसे देखो ना तो नंदन अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट में। पर्सनल अकाउंट मीन्स कि उसमें आता है कि नंदन रिसीवर है कि गिवर है। यहाँ नंदन ने हमें सामान बेचा है ना, हमने खरीदा तो वो गिवर हुआ ना, वो दे रहा है ना हमें सामान, तो जो गिवर है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, तो नंदन क्रेडिट में आएगा। समझे, तो ऐसे कोई भी एक रूल आप उसमें याद कर लो कि परचेज डेबिट में ही आता है तो दूसरा नंदन क्रेडिट में ही आएगा। हर सम में पहले क्वेश्चन देख के पता करो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, और फिर उन दो अकाउंट में से कोई भी एक पता कर लो कौन सा डेबिट या क्रेडिट में आएगा। एक पता चल गया तो दूसरा वही पता चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू नंदन अकाउंट। उधार खरीदा ना इसलिए नाम लिखा था, पहले कैश में खरीदा था तो कैश ही लिखा हमने। और लिखने का तो अब समझ गया ना कि परचेस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट में लिखना हो तो थोड़ा गैप छोड़कर टू नंदन अकाउंट, सामने उसकी अमाउंट, डेबिट के सामने ही डेबिट की अमाउंट, क्रेडिट के सामने ही क्रेडिट की अमाउंट 8,000। और नरेशन में बीइंग में लिख देंगे क्वेश्चन ही कि गुड्स ऑफ 8,000 परचेज फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट, फिर वही लाइन। फिर नंबर 7th डेट में है, क्या है कि गुड्स ऑफ 4,000 सोल्ड टू जिग्ना के गुड्स ऑफ 4,000 सोल्ड टू जिग्ना। तो यहाँ पर सोल्ड मतलब कि सेल किया, बेचा हमने सामान, किसको बेचा, जिग्ना को बेचा। तो अब यहाँ जो बेचा तो कैश पे बेचा कि फिर उधार पे बेचा है, क्रेडिट पे बेचा। तो वो है ना क्वेश्चन देख के पता चलता है कि क्वेश्चन में कहीं पर भी कैश लिखा हुआ है कि गुड्स ऑफ 4,000 सोल्ड टू जिग्ना ऑन कैश, ऐसे लिखा हुआ है क्या कैश, नहीं ना। तो इसका मतलब ये कैश नहीं है, कहीं पर भी अगर कैश का वर्ड नहीं है ना तो इसका मतलब ये कैश नहीं, ये उधार पे बेचा हमने। तो यहाँ पे कौन से दो अकाउंट बनेंगे पता है कि हमने बेचा ना, तो एक बनता है सेल्स अकाउंट, एक कौन सा बनता है सेल्स, और दूसरा बनेगा किसको बेचा हमने, कैश तो है नहीं, तो किसको बेचा, जिग्ना को, तो दूसरा बनेगा जिग्ना अकाउंट। तो इसमें भी याद रखो कि जो सेल्स है ना वो सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है, सेल्स हमेशा किस में आता है, क्रेडिट में। तो इसीलिए सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट में ही जाएगा, और सामने जो जिग्ना दूसरा अकाउंट बचा वो कहाँ जाएगा, डेबिट में। और जहाँ जिग्ना वैसे भी रिसीवर है तो रिसीवर का अकाउंट डेबिट में ही आता है। तो अब डेट 7 में लिखेंगे हम लोग कि जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बराबर, उसके सामने अमाउंट, डेबिट के सामने डेबिट और क्रेडिट के सामने क्रेडिट की अमाउंट, फिर बीइंग। ठीक है, ये हर एक चीज बरोबर लिखना। उसके बाद डेट 12 में उसमें है कमीशन रिसीव 200,
कमीशन रिसीव्ड मतलब कमीशन मिली हमें, ये जो 200 रुपये की कमीशन मिली ना, ये हमारी इनकम हुई, ये मिली हमें। तो कमीशन मिली तो कमीशन में क्या मिला होगा? पत्थर नहीं ना, कमीशन में क्या मिला होगा? कैश ही मिला होगा ना। यहाँ कैश लिखा नहीं हुआ है, 200 रुपये कमीशन मिली तो वो कैश ही मिली होगी ना, और क्या मिला होगा? कमीशन उधार मिलती है, ये 200 रुपये की उधार कमीशन मिली हमें, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो इसका मतलब इसमें एक तो कैश मिला हमें और दूसरा कमीशन। एक अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा क्या मिला हमें? तो कमीशन मिली। तो इसमें समझ लो कि या तो कैश का रूल समझ लो या तो कमीशन का रूल समझ लो। अगर कमीशन का समझो ना तो कमीशन हमारी इनकम है, या मिला ना तो क्या हुई? हमारी इनकम हुई ना, फायदा हुआ ना। तो हमारा नॉमिनल का रूल आता है कि कोई भी इनकम हो तो उसे कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट पे, क्रेडिट इनकम एंड गेन। तो इसका मतलब कमीशन इनकम है ना, तो कमीशन को क्रेडिट में ही लिखेंगे। तो फिर कैश कहाँ लिखेंगे? दूसरा अकाउंट, तो कैश लिखेंगे डेबिट में। या तो अगर कैश को याद रखो ना तो यहाँ कैश मिला है हमें, मिला मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो उसके हिसाब से कैश डेबिट में आएगा। यहाँ मिला ना तो वो डेबिट में, और तो कैश डेबिट में तो कमीशन क्रेडिट में। सिंपल सा ना, कोई भी एक को याद रख लो, या कैश या कमीशन, तो उसके ऊपर से दूसरा पता चल ही जाएगा। तो इसमें भी लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है ना। कितनी कमीशन मिली? 200 रुपये की, तो यहाँ 200 लिख देंगे। फिर डेट 15 पे चले कि 15 पे है वेजेस एक्सपेंसेस पेड 150, वेजेस एक्सपेंसेस पेड 150। वेजेस मतलब क्या कहते हैं? वेजेस मतलब कहते हैं मजूरी, एक्सपेंस खर्चा, कि मजूरी का खर्चा दिया हमने 150, तो यहाँ पे भी जो खर्चा दिया है तो वो कैश में ही दिया होगा ना। तो मतलब इसमें एक अकाउंट तो बनेगा कैश अकाउंट, और दूसरा किसका खर्चा दिया हमने? वेजेस का, मजूरी का, तो दूसरा अकाउंट बनेगा वेजेस। तो इसमें एक वेजेस बना, एक कैश बना, ऐसे पहले रफ में माइंड में सोच लिया करो। एक वेजेस बना, एक कैश बना, तो उसमें से कोई भी एक का रूल सोच लो। समझो कैश का, तो यहाँ कैश आया कि गया? आपने चुकाए हैं तो कैश गया ना। कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो अगर जा रहा है कैश तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, मतलब कैश जाएगा क्रेडिट में तो दूसरा वेजेस कहाँ जाएगा? डेबिट में जाएगा। और वेजेस है ना वैसे भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट में ही लिखते हैं, बराबर। तो देखो यहाँ पे फिर लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सामने अमाउंट 150 और नीचे बीइंग वेजेस ऑफ 150 इज पेड। ये बीइंग में तो क्वेश्चन ही लिख दिया करो और कुछ भी नहीं, बराबर। तो ये समझ में आया ना कैसे करना है? रूल्स समझ में आए। अब आखिरी रूल्स समझो कि जब भी सम खत्म हो ना तो यहाँ पे एक ये सीधी लाइन बनाकर, ये जो लाइन देख रहे हो ये सीधी लाइन बनाकर वहाँ टोटल लिख के और ये पूरी अमाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल किया करो। डेबिट क्रेडिट का टोटल हमेशा इक्वल ही आएगा, दोनों का सेम आएगा। सेम नहीं आ रहा है मतलब आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, क्योंकि जो डेबिट में लिख रहे हो वही क्रेडिट में भी लिख रहे हो ना। 5000 के इसमें 5 इसमें 2 ऐसे लिखा क्या? दोनों में तो सेम ही लिखते हैं ना, तो नीचे टोटल तो दोनों का सेम ही आएगा ना। और ये टोटल लिखकर नीचे ऐसे 2 लाइन बना दिया करो। हमारे अकाउंट में ऐसा कहते हैं कि जैसे आप कोई भी टोटल लिखो, समझो 100, मैंने कोई भी अमाउंट लिखो तो उसके नीचे ऐसे 2 लाइन बना देते हैं। ये 2 लाइन का मतलब क्या कि यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। जब भी अकाउंट का कोई सम, कोई टॉपिक, कोई भी बात अगर पूरी करनी हो ना तो अकाउंट में नीचे 2 लाइन बना देते हैं कि यहाँ ये कंप्लीट। देखो यहाँ बनी हुई है ना आपकी 2 लाइंस। ये सब छोटे छोटे अकाउंट के रूल्स हैं। हाँ, अब दूसरी बात, दूसरा आखिरी रूल, कि अब जो भी ये चीज़ें लिख रहे हो ना अकाउंट में, परफेक्ट डिसिप्लिन के साथ लिखने के लिए हर चीज़ है ना एक लाइन में आपको दिखनी चाहिए। देख रहे हो ये डेबिट जो है वो डेबिट सब एक ही लाइन में लिखे हुए हैं,
आप लोग फिर टेक्स्ट बुक में लिखते हो ना उतावल में, एक बार डेबिट यहाँ लिखा, दूसरा डेबिट यहाँ लिखोगे, तीसरा डेबिट इसके पास में लिखोगे, चौथा यहाँ लिखोगे डेबिट। ये आप अकाउंट नहीं लिख रहे हो, ये आप टाइम पास कर रहे हो, ऐसा हुआ। अकाउंट में ऐसा नहीं चलता है। यहाँ कैसा लिखा हुआ है, डेबिट अगर लिख रहे हो तो सभी डेबिट एक ही लाइन में एक दूसरे के नीचे दिखाई दे रहे हैं कि नहीं, बरोबर ना। मैंने इसलिए ये आपको ये फोटो यहाँ पे लगाया हुआ है कि पहले आप ये रूल समझो तो फिर सम करेंगे कि यहाँ पे डेबिट एक ही लाइन में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ देख रहे हो जैसे आप ये क्रेडिट में 2 करके शुरू होता है, ये 2 करके शुरू हो रहा है, तो वो भी कैसे है, एक ही लाइन में है, सब 2 करके जो शुरुआत कर रहे हैं क्रेडिट में। ऐसा नहीं कि किसी में आप जो है वो 2 यहाँ लिखो, किसी में यहाँ, किसी में थोड़ा दूर, किसी में कहाँ पर, नहीं बेटा। अकाउंट में ये बरोबर होना चाहिए, तो पता चलता है आपने परफेक्ट अकाउंट लिखा है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कंप्यूटर में लिखा हुआ है, ये तो प्रिंट किया हुआ है तो सब एक दूसरे के नीचे है, नहीं। आपके बुक में भी ऐसा ही लिखा हुआ होना चाहिए। और दूसरी, इन अमाउंट में, इस अमाउंट में भी सब एक दूसरे के नीचे परफेक्ट अमाउंट होनी चाहिए। आप अमाउंट में पता है ना, ये आखिरी वाला यूनिट डिजिट होता है, फिर टेंस डिजिट, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000 डिजिट। तो इसमें यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट के नीचे ही टेंस डिजिट, बराबर, या 100 डिजिट के नीचे ही 100 डिजिट। देख रहे हो ना इन्होंने कैसे लिखा है, ये अकाउंट में ऐसे ही लिखते हैं। आपको भले अगर ये टाइम पास लग रहा हो या बोल रहे हो कि ये तो थोड़ी कोई बात होती है, लेकिन अकाउंट में यही बात होती है। अगर आपको सीए बनना है ना, या परफेक्ट कहीं अकाउंट की जॉब करनी है और ये बातें, ये रूल्स आपने नहीं सीखे हैं ना, तो फिर आप कभी भी ज़िंदगी में नहीं बन सकते। ठीक है ना, ये अकाउंट के मेन रूल्स आते हैं। तो अब ये बात पता चली ना, अकाउंट के रूल्स ये कैसे लिखना है वो समझ में आया ना। तो कल इनकी फाइनल एक्सरसाइज के सम्स हम लोग शुरू करेंगे, है ना। फाइनल एक्सरसाइज के सब सम सब हम लोग कल देखेंगे। और उसके साथ में कल आपको जो है वो यहाँ पर एक शॉर्ट लिस्ट बताऊंगा इजीली समझने के लिए कि कौन सी चीज़ें हमेशा डेबिट में ही आती हैं, कौन सी चीज़ें हमेशा क्रेडिट में ही आती हैं। तो वो हमेशा वाली चीज़ें आप याद कर लो ना, तो बाकी की चीज़ें समझने में ईजी होगी। ओके, तो अब इनका आगे का टॉपिक, आगे के सम्स हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।